मैं इस विधानसभा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में सोच रहा था। पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश अपना एक अलग स्थान रखता है। देश को राजनीतिक नेतृत्व कैसे होना चाहिए, उत्तर प्रदेश यह तय करता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आया है, और पहचान के संकट का दोषी कौन? उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14-15 वर्षों से जिन लोगों ने सत्ता का संचालन किया है, पहले समाजवादी पार्टी, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी और फिर समाजवादी पार्टी, ये सपा बसपा सपा, इन 14-15 वर्षों के दौरान पहचान का एक घोर संकट उत्तर प्रदेश के सामने इन लोगों ने खड़ा किया। लोकतंत्र में जनता की भूमिका क्या है? केवल मूक दर्शक की नहीं हो सकती है। और अगर आप केवल मानते हैं कि आप मूक दर्शक बने रहेंगे, तो भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, चीरहरण हो रहा था यहीं नजदीक भरी सभा में आज से 5000 वर्ष पहले, और द्रौपदी के चीरहरण के उस दृश्य पर द्रौपदी ने बैठे हुए सभासदों से पूछा था कि इसका अपराधी कौन, दोषी कौन? कोई नहीं बोल पड़ा। महात्मा विदुर खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था तिहाई दोषी अपराधी, तिहाई दोषी सहयोगी और तिहाई दोषी मूक दर्शक। बंधुओं, लोकतंत्र को लोकतंत्र में बदलने वालों के इस कुशासन में मूक दर्शक की भूमिका में कभी मत रहना। और इसीलिए आपको आगाह करने के लिए मैं आया हूं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों कश्मीर की राह पर चल रहा है। 19 जनवरी 1990 कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को व्यापक पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा था। और जब मैं मेरठ की बात सुनता हूं, मुजफ्फरनगर की बात सुनता हूं, गाजियाबाद की और आसपास के जनपदों की बात सुनता हूं, देखता हूं, वहां की पीड़ा को नजदीक से महसूस करता हूं, तो मेरे माथे पर एक चिंता होती है इस बात की कि कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं कि आने वाले समय में हमें यह सुनना पड़े कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिंदू भी विस्थापित हो गया, शरणार्थी शिविरों में रह रहा है, और उसकी झलक किराना में, कंडला में, आसपास के उन कस्बों में, विभिन्न गांवों में देखने को मिल रही है। और मैं यही आपको चेतावनी देने के लिए आया हूं कि दूसरा कश्मीर मत बनाइए, ये दूसरा कश्मीर बनने से रोकिए। चुनाव जनमत का आईना होता है, और अपनी ताकत का एहसास करने का अवसर अगर भारतीय लोकतंत्र आपको दे रहा है, तो फिर मजबूती से जाति पाति से ऊपर उठ करके, मत और मजहब से ऊपर उठ करके केवल और केवल राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए, बदहाल किसानों के समृद्धि के लिए, इन नौजवानों के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन और अपना चुनाव, उनके चुनाव चिन्ह पर अपना सहयोग प्रदान करें। मैं वाईपी सिंह जी की बात सुन रहा था, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने कही है किसी भी कार्यकर्ता की पीड़ा हो सकती है, और सचमुच कार्यकर्ता वही जो दावेदारी तो करे, परिणाम आने के बाद सीधे कहे कि नहीं, मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी मैं काम करूंगा। और यही कार्य उन्होंने यहां पर आज करके दिखाया है, बताया। मैं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। वो सिसोदिया वंश से हैं, स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार की बात करेंगे। महाराणा प्रताप ने भी मान सिंह से एक बात कही थी, याद करना, उस समय अकबर का दूध बनकर के मान सिंह गया था और कहा, महाराणा को समझाने लग गया, अरे क्या कर रहे हो तुम, मेरे रिश्तेदार हो, बहुत सारे लोग आए होंगे, उनके पास भी
निशांत सिसोदिया के पास आए होंगे, नरेश तोमर के पास आए होंगे, प्रमोद सिसोदिया के पास आए होंगे, वाईपी सिंह के पास आए होंगे, सबके पास आए होंगे कि हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी कुल परंपरा के अनुसार बात कही। उस समय भी महाप्रताप ने एक बात कही थी मान सिंह से, और बात कही थी कि अकबर तुम्हारे लिए राजा होगा, मेरे लिए तो ये विदेशी आक्रांता है। देश की स्वाधीनता के लिए कार्य करना ये राजद्रोह नहीं, ये देशभक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश का हित चाहने वाले हर कार्यकर्ता के लिए यह बात अक्सर सही बैठती है कि चुनाव हमारे लिए सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, उत्तर प्रदेश के कुशासन से मुक्ति करने का एक साधन है। और इसलिए आप सबका सहयोग लेने के लिए हम सब आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। बंधु, आपने सभी का घोषणा पत्र देख लिया होगा। लगभग सभी राजनीतिक दल अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। जिनके पास राजनीतिक सोच है वे लोग घोषित कर चुके हैं। और सपा बसपा तो खैर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को तो आज स्वयं मुलायम सिंह जी ने ठुकरा दिया है। मुलायम सिंह जी बहुत अनुभवी राजनेता है। उन्होंने केवल राजनीति में चुनाव जीतने में ही अपना जीवन व्यतीत नहीं किया। उनको मालूम है कि जिस दिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर उभरेगी उस दिन समाजवादी पार्टी का सफाया तय है। और इस बात को लेकर मुलायम सिंह ने कह दिया ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है और इस ठगबंधन के साथ में नहीं खड़ा हो सकता। देखिए, यही होती है दूरदर्शिता। जो व्यक्ति पहले से ही आगाह हो जाए, पहले से वे जानते हैं कि समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर लड़ी और क्या हो गया, 5 साल शासन किया। अखिलेश यादव अगर बहुत विकास कराया है तो 403 पर क्यों नहीं चुनाव लड़े, क्यों 300 पर आ गए। और मुझे लगता है यही चीज आएगी तो मुझे लगता है अगली बार अखिलेश यादव को 40 विधानसभा में केवल लड़ना पड़ेगा। 40 से ज्यादा विधानसभा इनके पास लड़ने लायक नहीं रहेगी। और वह स्थिति इन्होंने पैदा की। और इसीलिए मुलायम सिंह जी ने आज कह दिया कि मैं इस गठबंधन से सहमत नहीं, मैं इसका प्रचार नहीं करूंगा। इसलिए समाजवादियों को स्वयं समझ जाना चाहिए कि मुलायम सिंह जी का इशारा क्या है। वे चाहते हैं कि गठबंधन समाप्त हो और ये दोनों दल भी समाप्त हो। दूसरी बात, बहुजन समाजवादी पार्टी का। सज्जनों, जब मैं बहन जी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि कम से कम कोई नारी लड़ तो रही है, लेकिन लड़ने का अंदाजा क्या है। इस देश के वंचितों, दलितों, पिछड़ों की बात करना अच्छी बात है, लेकिन उनके नाम पर सौदेबाजी करना अच्छी बात नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था, जाट बंधुओं के साथ साथ सर्वाधिक प्रताड़ित हुआ था जाटव। गांव में क्या स्थितियां पैदा हुई थी, हम लोग गए थे। हम लोग उस समय परिचय देख करके बताते तो लोग हमें जाने ही नहीं देते, लेकिन हम लोग जब वहां पहुंचे तो मैंने देखा सर्वाधिक दलित बंधु प्रताड़ित था, पीड़ित था आसपास के क्षेत्रों में। और आज किस प्रकार से टिकटों को बांटा गया, टिकटों की सौदेबाजी हुई है इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये सौदेबाजी आगे कब तक चलेगी। और फिर ये सौदेबाजी तो किस रूप में, आप जिस प्रकार का नया गठबंधन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस प्रकार के गठबंधन का विरोध कर चुके थे, घोर विरोध कर चुके थे। उन्होंने एक बात कही थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, दलित मुस्लिम एकता की बात ही बेमानी है। और जिन्ना को उन्होंने 2 टूक जवाब दिया था इस बारे में। और फिर मैं कह सकता हूं कि उनके द्वारा किया जा रहा है गठबंधन ठीक इस बात को कह सकता है कि कह रहीम कैसे निभे बेर कीर का संग। एक केवल कांटा ही देता है और दूसरा केवल सेवा करता है। दोनों में अंतर बहुत है। एक पीड़ित है और एक प्रताड़ित करने वाला है। कैसे गठबंधन हो सकता है। बंधुओं,
आप सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को घोषणा पत्र तक सीमित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि घोषणाएं होती हैं, लोग भूल जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, झुठला दी जाती हैं, हम घोषणा पत्र नहीं कहेंगे। हमारा चुनावी जो मैनिफेस्टो होगा पर लोक कल्याण का संकल्प पत्र होगा। लोक कल्याण शब्द कहां से आया? भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री का जो आवास था उसका नाम था 7 रेस कोर्स मार्ग, तो आप ये जानते हैं। और उस रेस कोर्स का मतलब क्या? जहां घोड़ों की दौड़। क्या भारत का प्रधानमंत्री घोड़ा दौड़ में शामिल होगा? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और भारत के प्रधानमंत्री का मतलब जो दुनिया के अंदर भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र की छवि को तो प्रस्तुत कर ही सके, साथ साथ वह भारत के अंदर विकास का मानक क्या बनना चाहिए, समाज का अंतिम व्यक्ति किस रूप में विकास से लाभान्वित होना चाहिए, यह काम कोई कर सकता है तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 7 रेस कोर्स को हटा करके उन्होंने कहा इसको लोक कल्याण मार्ग करो, और लोक कल्याण मार्ग उस मार्ग का नाम हो गया। वह लोक कल्याण का मार्ग जो आज पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ है, वही लोक कल्याण को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र आपके सामने प्रस्तुत किया है। संकल्प इसलिए आपके यहां शादी ब्याह होता होगा, मांगलिक कार्यक्रम होता होगा, धार्मिक कार्यक्रम होता होगा, आपका पुरोहित आपसे एक संकल्प करवाता है। वह संकल्प किस बात का द्योतक होता है? हम जो करेंगे मन वचन और कर्म से समर्पित भाव के साथ अमुक कार्य को संपन्न करने में अपना योगदान देंगे, पूरे मनोयोग से हम उस कार्य को करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प आपके सामने अपने चुनावी मैनिफेस्टो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। साफ कहा, सबके बारे में कहा, गांव, गरीब, किसान, इस देश में झोपड़ी में रहने वाले इंसान, इस देश के उस हर तबके के विकास, उसकी समृद्धि, उसकी सुरक्षा, हर एक के बारे में किसी ने बात कही तो भारतीय जनता पार्टी ने कही। किसानों, लघु और सीमांत किसानों के कर्जे को माफ करने की बात हो, सॉइल टेस्टिंग की बात हो, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक बात सामने आती है, मैं देख के ताज्जुब करता हूं। अगर कोई भैंसा गाड़ी लेकर के जा रहा है और कहीं पान या चाय की दुकान में कुछ देर बैठ गया तो पता लगा गाड़ी रह जाएगी, भैंसा गायब हो जाएगा। बैलगाड़ी वाला कहीं बैठ गया, 10 मिनट कहीं चला गया, पीछे का लकड़ी का ढांचा बचा रह जाएगा, बैल गायब हो जाएंगे। गाय गायब हो गई, बछड़े गायब हो गए, कृषि की धरती पर गाय और बछड़े गायब। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश सरकार को बार बार चेतावनी दी और कही कि अवैध बूचड़खानों को बंद करो। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों बंद करेगी जब बूचड़खानों की समर्थक सरकार हो? आतंकवाद क्यों रुकेगा जब आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले तत्व सत्ता में विराजमान हो? अपराध और अराजकता रुकेगी कैसे जब अपराध को संरक्षण देने वाले तत्व मौजूद हो और सत्ता उसका संरक्षण दे रही हो? यही कार्य उत्तर प्रदेश में हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी अवैध बूचड़खाने तो बंद होंगे ही, जो यांत्रिक कत्ल खाने हैं इनको भी हम पूरी तरह प्रतिबंधित करेंगे। यह कार्य पशुधन की दृष्टि से, वो संरक्षण और पशु संरक्षण और संवर्धन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही। और दल क्या उनको यहां पर हो रहे सामूहिक पलायन की घटना की चिंता नहीं? क्या उन्हें मालूम नहीं कि केराला में, कंदाला में और आसपास के अन्य क्षेत्रों में सामूहिक पलायन हुआ है? लेकिन उनकी चिंता का विषय नहीं, क्योंकि वे लोग जाति के नाम पर समाज को बांटने का जो पाप किए हैं उस आधार पर उस वोट बैंक बना करके उसे अपना बपौती मानते हैं। वो आपकी समग्र चिंता नहीं करते।
जातीय खांचों में बांट करके समाज को तोड़ना चाहते हैं और इसीलिए वहां कोई अच्छी बात नहीं कर सकते, वहां के हितों की बात नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, अगर सामूहिक पलायन की घटना को सांप्रदायिक हिंसा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक पलायन की घटना को हम रोकेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने जा रही है। टास्क फोर्स बनेगा, डिप्टी एसपी और एक डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति होगी, जिलाधिकारी उसके प्रति जवाबदेह होगा। उचक्के और छेड़खानी करने वाली बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पाती। आपने देखा होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बीमारी बहुत ज्यादा है। जहां देखिए, मुझे एक बार भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक स्वर्गीय रविंद्र पंडित मुझसे कहे कि मेरठ में एक कार्यक्रम में आपको आना है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कार्यक्रम क्या है? उन्होंने कहा हमारे यहां कई मोहल्ले हैं जहां पर बालिकाएं विद्यालय नहीं जा पाती। मैंने कहा विद्यालय नहीं जा पाती, क्यों? क्या गरीबी है? नहीं। तो मैंने कहा क्या कारण है? कहा कोई सुरक्षित नहीं, वो बालिकाएं जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, उनको जबरदस्ती उठा दिया जाता है और कोई विरोध करता है तेजाब फेंक दिया जाता है। मैंने कहा प्रशासन क्या कर रहा है? कहा प्रशासन सुनता नहीं, क्योंकि सत्ता का संरक्षण और उच्छृंखल और उदंड लोगों को, दुशासनों को सत्ता का संरक्षण जो प्राप्त है, ये इस प्रकार की अराजकता अकेले भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हम इन बहनों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। रोमियो हमारा एक दल होगा जो सत्ता, जो वहां पर एक मजबूती के साथ टास्क फोर्स की तरह काम करके ऐसे उचक्कों को पूरी मुस्तैदी के साथ ठीक करने का कार्य करेगा। और बंधुओं, आप सब जानते हैं केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार जो कहती है वह कर रही है। उन्होंने जो कहा था वो किया और कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार प्रदेश में आएगी, तोमर जी एक वरिष्ठ सांसद रहे हैं। एक बार इनके आवास पे गया था, कई बार गया था, लेकिन इस बार एक मीटिंग में गया था तो इनके साथ, इन्होंने अपने साथ एक फोटो में सद्दाम हुसैन के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाई। मैंने कहा तोमर जी ऐसा क्या? कहा कि देखिए, जब हम लोगों ने अयोध्या में ढांचा ढावाया था तो उस ढांचे को ढाने के बाद दुनिया का अकेला मुस्लिम नेता था जिसने कहा था कि मुसलमानों को इस घटना का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये घटना बुरी नहीं, ठीक है। किसी कालखंड में अगर ये हुआ है तो हिंदुओं को उसका सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए मुझे उसके साथ हाथ मिलाने के लिए इराक जाना पड़ा। मैंने कहा वाह भाई, तब तो आपने बहुत अच्छा काम किया। आप सोचिए कि एक शासक, वह भी जो भारत के मुसलमानों को दुत्कार रहा है और कहता है एक ढांचा जो जर्जर ढांचा चला गया तो उसके आंसू बहा रहे हो, लेकिन पैगंबर मोहम्मद की स्वयं की धरती पर, स्वयं की जन्मस्थली पर जो मस्जिद बनाई थी सऊदी अरब की सरकार ने, उसको हटा दिया तो कोई नहीं बोला। और अयोध्या में विवादित ढांचे को वहां के राम भक्तों ने हटा दिया, उसके लिए विधवा विवाद कर रहे हो। एक व्यक्ति था सद्दाम हुसैन, और उनके साथ तोमर जी का हाथ मिलावे देखा मैंने तो इनकी बात सुना, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए कम से कम कोई बात तो बोलना है दुनिया के अंदर। और बंधुओं, इस पीड़ा को दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने समझा है। आपने देखा, उनका बयान देखा होगा। अभी 20 जनवरी को उन्होंने शपथ लिया है और 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद उन्होंने 7 मुस्लिम देशों के मुसलमानों को अपने देश में घुसने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि सब आतंकवादी हैं, इनको अमेरिका के अंदर आने का अधिकार नहीं। और अमेरिका में जनता ने, यानी डोनाल्ड ट्रंप राजनीति में मुश्किल से 18 महीने पहले आए हैं, इससे पहले उनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं। मुझे लगता है कि तोमर जी तो डोनाल्ड ट्रंप से उम्र में भी छोटे होंगे और साथ साथ इनके पास एक व्यापक राजनीतिक अनुभव है। 4 बार जो व्यक्ति सांसद रहा हो, कई कमेटियों का चेयरमैन रहा हो, एक पढ़ा लिखा इंसान प्रोफेसर के रूप में जिसने अपना जीवन प्रारंभ किया हो, आज आपके बीच में आपके जनप्रतिनिधि के रूप में, एक विधायक के रूप में आपका समर्थन मांगने के लिए आया है, तो आप मान करके चल सकते हैं कि वो केवल विधायक तक नहीं रहेगा, विधायक के बाद आगे भी बढ़ेगा। लखनऊ में सत्ता लाइए और मुझे लगता है तोमर जी
उस सत्ता के केंद्र बिंदु होंगे, और केंद्र बिंदु होंगे तो ये सभी कार्यकर्ता उस सत्ता के केंद्र बिंदु होंगे। जिन लोगों ने दावेदारी की और दावेदारी करने के बाद जब नाम घोषित हुआ, आंतरिक पीड़ा को रोकते हुए कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए, किसी भी स्थिति में जीतनी चाहिए, उस पीड़ा को बढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी के लिए लग रहे हैं। आप सबसे मैं यही अपील करूंगा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान दशा को सुधारने के लिए ये सपा बसपा ये प्रदेश को बर्बाद कर डालेंगे, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 14-15 वर्ष का कार्यकाल छोटा नहीं होता है, एक बड़ा कार्यकाल प्रदेश को तबाही की ओर ले गया है, कई पीछे हम चले गए हैं, अब गलती मत करना। धन्यवाद। जय श्री राम।